राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद, ये किसी भी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं और इसके आर्टिकल्स को जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि इंडिया में जो अब तक प्राइम मिनिस्टर्स हुए, प्रेसिडेंट्स हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए, वो कब से कब तक रहे, उनके टर्म में कौन सी बड़ी बातें हुई, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पर कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता। तो आज हम राष्ट्रपति को क्लियर करेंगे और अंत में 10 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आप उसका आंसर दीजिएगा, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ें। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का संविधान में वर्णन है, प्रक्रियाओं का वर्णन है, वो शुरू होता है अनुच्छेद 52 से। ठीक है, बीच में अनुच्छेद अगर बात की जाए 63 से लेकर 71 तक, 71 तक वो उपराष्ट्रपति है, लेकिन फिर 71 के बाद भी राष्ट्रपति के कार्यों को बताया गया। तो चलिए अनुच्छेद 52 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 52 ये बताता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 ये बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, यानी कि एक ऐसा पद भी है जो भारत में राष्ट्रपति का होगा, और ये आर्टिकल 52 में बताया गया है। तो ये कहीं से लिया गया है क्या, ये अपना है? नहीं, हर कुछ कहीं से लिया गया, हर कुछ अपनाया गया। आर्टिकल 53 इसमें बताया गया है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होगी, यानी कि कार्य करने की शक्ति होगी, यानी संघ क्या है, भारत संघ है, तो संघ की जो भी कार्यपालिका संबंधित शक्ति होगी, ताकत होगी, पावर होगी, उसको होगी, वो होगी राष्ट्रपति, यानी कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। उसके बाद आर्टिकल 54 बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उसके निर्वाचन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 55 निर्वाचन की प्रक्रिया, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 ईयर होगा। ठीक है, पुनर्निर्वाचन की पात्रता 57 में बताया गया है, यानी कि वो कितनी बार भी चुनाव लड़के राष्ट्रपति बन सकता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि वो एक ही बार बने, वो पुनः भी चुनाव लड़ सकता है। तो ये 57 बताता है कि राष्ट्रपति के लिए कोई ये लिमिट नहीं है कि इतना बार चुनाव लड़ेगा, अनलिमिटेड पावर दिया गया है। जैसे मान चलो ना कि निर्वाचन की प्रक्रिया में आते हैं, तो निर्वाचन की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को चुनता कौन है, तो यहाँ पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बनाया गया है, यानी कि समान वोट पावर सबको मिलेगा, यानी कि अगर एक सांसद है तो उसके वोट का अधिकार अगर 300 है तो एक राज्यसभा सांसद को भी उसी के एवरेज मिलेगा, विधायक को भी उसी के एवरेज मिलेगा, यानी जनसंख्या का आधारित मिलेगा। इसमें राष्ट्रपति चुनने के लिए विधायक वोट देते हैं, सांसद वोट देते हैं, सांसद मतलब दोनों सदन के, और विधायक मतलब दोनों सदनों के, विधान परिषद के काउंसिल मेंबर और असेंबली के MLA। ठीक है, तो ये वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और यहाँ पे समानुपाती मत प्रणाली का प्रयोग। योग्यता क्या होगी, तो उम्र पता ही 35 ईयर मिनिमम, वो किसी भी सरकारी लाभ के पद में कारक नहीं होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया, पागल या अन्य किसी आपराधिक मामले उन पर दर्ज ना हो या सजाप्ता ना हो। ठीक है, क्योंकि ये भारत का सर्वोच्च पद है। उसके बाद वो सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए, यानी सदन सदस्य राज्यसभा, लोकसभा या किसी भी अन्य सदन का सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो उनको फिर अन्य सदन के अगर मेंबर बाध्य में हैं तो उनको त्यागपत्र देना होगा, स्वतः समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसे वो होने ही नहीं चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता होगा 58 में। उसके बाद है 59 में बताया क्या है कि उनके कार्यालय संबंधी बातें हो, कार्यालय में क्या क्या होना चाहिए। तो कार्यालय वो जहाँ भी रहते हैं वही राष्ट्रपति भवन हो जाता है, तो उनका जो कार्यालय होगा वो आधिकारिक होगा, वो राष्ट्रपति भवन होगा, वो ऐसे कहीं भी नहीं रहेगा। मतलब अगर मान चलो कि वो यहाँ रह गए तो यही राष्ट्रपति भवन बन गया, वो आधिकारिक यहाँ रहेंगे, वही आधिकारिक कार्यालय कहलाएगा। 60 उनको राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाएगा, प्रतिज्ञा कौन दिलाएगा, तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो उनको शपथ दिलवाता है, और ये अनुच्छेद 60 में वर्णित है। ठीक है, और अनुच्छेद 61 जो है वो बताता है कि आप राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग भी ला सकते हैं। महाभियोग मतलब उनको हटाने की प्रक्रिया, जिसको कि सदन में लाना अनिवार्य होगा। सदन में लाने से 14 दिन पहले उनको इन्फॉर्म करना होगा,
सेम प्रक्रिया जो उपराष्ट्रपति में होता है। और यहाँ पे 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। और ये आपको पहले भेजना होगा कि महाभियोग क्यों ला रहे हैं, मतलब आपको पहले ये साबित करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति का कोई कार्य ऐसा है जो गैर संवैधानिक है, संविधान का अनुरूप नहीं है, ऐसे वो कार्य उन्होंने किया है, इसलिए हम महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। और अगर 2/3 बहुमत आता है तो राष्ट्रपति हटाए जा सकते हैं। और महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये 61 महाभियोग हो। उसके बाद 63 से जो है वो उपराष्ट्रपति का पद है, वहाँ से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति का पद है। तो अब पढ़ते हैं 72। तो अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि किसी भी मामले में वो दया, क्षमा और माफी दे सकता है। खास करके जो फांसी के मामले आते हैं उसमें वो दंड को परिवर्तित कर सकता है या राहत दे सकता है। मतलब अगर फांसी की सजा दे दी गई तो 100 उम्र कर दे सकता है, या फिर उसको राहत दे सकता है कि भाई एक बार विचार किया जाए, पुनर्विचार किया जाए। तो ये आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को अधिकार देता है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं भी इसको पनिशमेंट हो गया तो दया याचना वहाँ पे एक बार लास्ट चांस होता है आप प्रेसिडेंट के पास कि वो फैसला ले सकते हैं। आपका जो न्यायपालिका है 3 स्तरीय है, जिला, राज्य और सर्वोच्च न्यायालय। मतलब जिला न्यायालय हो गया, फिर उच्च न्यायालय हो गया, फिर उच्चतम न्यायालय हो गया। अगर वहाँ तीनों जगह से आपको सजा मिल ही जाता है तो आप क्षमा याचना, दया याचना राष्ट्रपति के पास कर सकते हैं। वहाँ पे वो जजमेंट नहीं होगा, वहाँ आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि गलती हो गया, आगे से ऐसी उम्मीद नहीं की जाएगी। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस पे दया दिखाना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, फांसी रद्द कर दे, क्षमा करना चाहिए या क्षमा करने से देश को कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसको राहत दे सकते हैं या उस जो सजा है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हाँ, बहुत बार, बहुत सारे केस में वो इतने सारे केस में हुए हैं जिसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता, बहुत सारे केस में। अब आते हैं 74। तो अनुच्छेद 74 जो है वो ये बताता है कि मंत्री परिषद की सलाह, यानी कि मंत्री परिषद की जो सलाह होगा उसी पे काम राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। 75 बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। यानी प्रधानमंत्री को सब कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। और उसके मंत्री को भी राष्ट्रपति। 76वां है अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति भी राष्ट्रपति का। अटॉर्नी जनरल एक पद होता है जिसको हम लोग सरकारी वकील की तरफ समझते हैं। सरकार का वकील होता है, सरकार का भी सरकारी वकील होता है, सरकार का सरकारी वकील। हाँ, तो सरकारी वकील मुख्य जो वकील होता है अटॉर्नी जनरल को बोलते हैं, उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट स्तर पे राष्ट्रपति करता है और प्रदेश स्तर पे राज्यपाल करता है। जैसे मान चलो कि सरकार का केस तो सरकार का पक्ष कौन रखे? तो अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल जो जाता है वो रखे। ठीक है। उसके बाद है 77। तो भारत सरकार के कार्य का संचालन पर वो नजर रखेगा, देखेगा भारत सरकार जो काम कर रही है उसका संचालन जो है उसको देख रखेगा, कहीं वो भटकाव नहीं है, गलत काम। आप 76 में है कि प्रधानमंत्री कर्तव्यों को बार बार याद दिलाएगा, बताएगा प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है उसको नजर रखेगा। 85 जो है वो बताता है कि संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है और संसद को भंग कर सकता है। संसद को भंग करने का अर्थ यहाँ पे राज्यसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ लोकसभा को भंग कर सकता है। तो आर्टिकल 85 में लोकसभा को भंग करने का या उसके अधिवेशन को बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को। ठीक है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 111। तो यहाँ पे संसद द्वारा पारित विधेयकों की स्वीकृति राष्ट्रपति देता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अनुच्छेद संविधान संशोधन 42वां और 44वां समय क्या हुआ था कि राष्ट्रपति वापस कर दिए थे। तो राष्ट्रपति को अगर लगे कि ये जो कानून पारित हो गया है सही नहीं है तो उसको वापस कर देता है मंत्री परिषद के लिए, लेकिन अंततः 3 बार के बाद उसको अगर मंत्री परिषद मान लेती है तो राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है तो उसको साइन करने नहीं। अपने पास रखते हैं 14 दिन तक रख सकते हैं। वही बोला है कि वो अपने पास रख सकते हैं, उसमें कोई आदेश जारी नहीं होता, साइन नहीं करते, लेकिन उसका नियम 14 दिन तक ही रख सकते हैं। और अगर दोबारा मंत्री परिषद तो वही ड्राफ्ट भेज देता है तो उनकी साइन हस्ताक्षर करना उनकी मजबूरी है।
यहाँ पे मतलब राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं दिया गया। हाँ, विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 123 जो है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति देती है। मतलब जैसे संसद सत्र नहीं चल रहा है, कोई कानून बहुत ही अत्यावश्यक हो तो राष्ट्रपति जो बोल देते हैं वही कानून बन जाता है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, लेकिन सदन न चल रहा हो तब। मतलब कहने का मतलब है कि कानून बनाने का अधिकार हमारा जो है संसद को भी, ठीक है। अगर संसद से मंत्रिमंडल या विधायकगण सॉरी सांसदगण अगर किसी कानून को पारित करके कोई लिमिटेड रख लेते हैं, लेकिन उसका भी एक टाइम लिमिट है ना, उसमें बहुत अधिकार हमको नहीं दिया गया। उसके बाद है अध्यादेश दिए जाने के 148 कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग क्या है कि ये महानियंत्रक महालेखागार होता है, ये जितना भी फाइनेंशियल खर्चे होते हैं ना सरकार के उसका एक ऑडिट करता है, निष्पक्ष ऑडिट करता है। हाँ, अगर ये कैग का जो ऑडिट होता है, अगर कैग ऑडिट आप पढ़ लो तो आपको पूरे इंडिया में किस मिनिस्टर ने कितना करप्शन किया है वो सभी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होती अलग बात है। अभी करंट में बिहार में कितने लाख करोड़ का घोटाला कैग पकड़ा, तो ये सरकार से हटके होता है। मतलब इसमें जो कैग जो टीम जो होती है उस पर अभी तक ट्रस्ट लोग करता है। अब सबक होती है बिहार में गवर्नमेंट किसकी है, जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक ही जगह पे है, फिर भी अगर रिपोर्ट में साबित हो गया कि वहाँ पे घोटाले हुए हैं, उतने चीज़ों का पैसा डाटा नहीं मिल रहा है, इसमें कि वो निष्पक्ष है, ये तो सरकार से डर सकते थे। तो कैग को अभी तक का सबसे निष्पक्ष माना गया कि कैग की रिपोर्ट ऑथेंटिक मानी जाती है। ये अलग बात है कि इसका अधिकार से रिपोर्ट देने का है, ये कार्रवाई करने का अधिकार इसको नहीं है। नहीं तो भारत के अधिकतर मंत्री ससुराल में जेल में, क्योंकि कैग के रिपोर्ट में मैक्सिमम स्टेट और सेंटर में कमियां साबित हर बार हो ही जाती हैं। इवन कि दिल्ली जैसे प्रदेश जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री माने जाते हैं, उनके कमियों को भी उन्होंने बताया, क्योंकि ये सीधे देखता है कि मार्केट रेट क्या है और आपने कितना मुश्किल, और ये बिल इनवॉइस जो है सही है कि नहीं है, तो है, नहीं है तो नहीं है। इसको कोई प्रेशर पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पेपर को देखते हैं और ये चीज़ों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद है 280 में वित्त आयोग की नियुक्ति करना, हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होता है। और 315 जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी से संबंधित जो अध्यक्ष होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 315। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। किसी भी इस अनुच्छेद में कोई क्वेश्चन हो उनकी नियुक्ति से संबंधित या कानून बनाने से संबंधित सब पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग आते हैं कि भारत में बंद मत कीजिए, भारत में हाँ चलिए मूव करने सकते हैं, बोला है कि प्लस ऑफ करें। भारत में अब तक कुल कितने राष्ट्रपति हुए हैं? 15। तो कुल राष्ट्रपति जो हुए हैं वो हुए हैं 15। भारत के पहले राष्ट्रपति का जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 में, और 1962 में जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तब तक वो राष्ट्रपति रहते हैं। तो पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये भारत के सबसे ज़्यादा लंबे कार्यकाल तक रहने वाले राष्ट्रपति। तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति का नाम अगर आपको पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप आँख बंद करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख सकते हो, ठीक है। अगर बात की जाए कि उनको भारत रत्न कब मिलता है तो भारत रत्न उनको 1962 में मिल जाता है तुरंत। तो प्रथम राष्ट्रपति, सबसे लंबे कार्यकाल और भारत रत्न 1962, ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति की बात की जाए तो कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने शिक्षक दिवस मनाया है। तो एक महान दार्शनिक थे, एक शिक्षक थे, और ये पहले राजेंद्र प्रसाद के टर्म में उपराष्ट्रपति भी थे जी। तो ये उपराष्ट्रपति रहते हुए इन्होंने भारत और चीन युद्ध के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1962 में। भारत की जो स्थिति थी, भारत का जो पक्ष था, इन्होंने ही रखा था कि 1962 के युद्ध के समय भारतीय स्थिति, क्योंकि आपको पता ही है कि भारत आज़ादी के बाद एकमात्र युद्ध रहा है वो 1962 का चाइना में। तो उसमें भारत के पक्षों को इन्होंने पूरी दुनिया के सामने बहुत अच्छे से रखा था, अपने देश के सामने बहुत अच्छे से रखा था, और ये इन्होंने भारत की जो स्थितियाँ थी उसको अपने रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये
दूसरे राष्ट्रपति रहे जो 1962 से 67 5 वर्षों का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था भारत के दूसरे राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु के बाद ये बने थे। ठीक है, पहले राष्ट्रपति के बाद बनने के बाद इनकी कोई वैसी बड़ी घटनाएं नहीं घटी इसको हम लोग लिखित करें। एक टीचर्स डे मनाया जाता है, बस एक ये आप इसको रख सकते हैं, या फिर इन्होंने जो रिपोर्ट दिया था वो ये भी हो सकता है कि ये पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद सेकंड नंबर पे राष्ट्रपति बने। हाँ, ऐसे और भी घटना है, ऐसे और घटनाएं घटी, और भी लोग हैं, इसलिए इसको इंगित करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपसे कुछ ये हो सकता है कि ये कौन थे, तो एक फिलोसफर थे, एक टीचर थे, हो सकता है आप इनके बर्थ के टीचर डे मना, तो ये हो सकता है। ये वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए भारत चाइना युद्ध के बारे में भारत की स्थिति को सामने रखे थे, ये आप बता सकते हो। लेकिन वैसे कोई खास डेवलपमेंट इनके टर्म में होने का रिकॉर्ड नहीं है। इनके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति थे, क्योंकि इनकी जो मृत्यु होती है अपने कार्यकाल में ही हो जाती है, और ये 67 से लेकर 69 यानी कि लगभग 2 साल ही राष्ट्रपति रहे और इनकी मृत्यु हो जाती। तो सबसे लंबा समय तक कौन राष्ट्रपति रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे कम समय तक डॉक्टर जाकिर हुसैन। हाँ, और ये कौन थे? तो ये शिक्षा सुधारक थे, एक एजुकेशनिस्ट थे, और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े रहे, और इनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया। तो इनकी खास बात यह है कि ये सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति थे, और दूसरा कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो जाकिर हुसैन के बारे में 2 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है जो आप एग्जाम में बार बार नॉक कर सकती हैं। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम बताओ, या भारत के सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति का नाम बताओ। अच्छा, भारत में कितने मुस्लिम राष्ट्रपति हैं बता सकते हो आप लोग? 3 हुए। 3 हुए हैं, जाकिर हुसैन, और एक जो इन्होंने आपातकाल लगाया था और एक मिसाइल मैन APJ मुस्लिम थे। तो आपसे पूछेगा कि कितने मुसलमान अब तक राष्ट्रपति। अच्छा देखो, लोग कहते हैं ना कि भारत में मुसलमानों की इज्जत नहीं मिलती। भारत ने 15 में से 3 बार मुसलमान को राष्ट्रपति बनाया। तो हमारे यहाँ धार्मिक चीजें मायने नहीं रखती हैं, आपकी योग्यता मायने रखती है। आप योग्य रहोगे तो आपको हर सर्वोच्च पद है ना राष्ट्रपति, उससे तो ऊंचा पद हमारे पास है नहीं। फिर उसमें पॉपुलेशन हमारे बाकी के मुकाबले में मुसलमानों की कितनी मुकाम रही होगी? अब तो बढ़ भी गया पॉपुलेशन। अगर हम बात करें 67 में मुसलमानों की पॉपुलेशन क्या थी, लेकिन उनको राष्ट्रपति पद दिया गया। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति बनते हैं वराहगिरी वेंकट गिरी। और ये पहले कार्यकारी थे, जब उनकी मृत्यु होगी तो कार्यकारी बन गए, ये उपराष्ट्रपति थे। ये जो वेंकट गिरी थे ना, वीवी गिरी इनको बोलते हैं, ये उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और उपराष्ट्रपति थे, तो जब उनकी मृत्यु होगी तो ये कार्यकारी बन गए। हाँ, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। और उसके बाद थोड़ा सा विवाद होता है, नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा करती है, और इंदिरा गांधी इनके नाम पे खड़ी हो जाती है अकेले, और कांग्रेस का विभाजन होता ही नहीं कटे। ठीक है, और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, और इंदिरा गांधी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में खड़ा करती हैं, और ये निर्विरोध तो नहीं कर सकते हैं। नीलम संजीव रेड्डी जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसको हराकर राष्ट्रपति बन गए। तो ये पहले स्वतंत्र उम्मीदवार थे। बाकी अब तक जितने भी बने, उससे पहले जो बने वो किसी पार्टी के थे, ये पहले स्वतंत्र, लेकिन ये इंडिपेंडेंट थे। इनको इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था, एक कार्यकारी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, और इंदिरा गांधी को खड़ा किए थे कि वीवी गिरी जी आप खड़ा हो जाओ, और ये चुनाव जीत गए। इसीलिए कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और इनकी पहचान एक मजदूर आंदोलन को नेतृत्व देने की थी, यानी कि मजदूर नेता के रूप में ही पॉपुलर है। तो इंडिया का इतिहास ऐसा है कि यहाँ पे लेबर लीडर्स भी राष्ट्रपति पद तक पहुँचे, मजदूर आंदोलनों को नेतृत्व देने वाले लोग भी राष्ट्रपति पद पे पहुँचे हैं। और ये तो खैर स्पेशल हो जाता है, क्योंकि अगर आप पढ़ते हो तो आपातकाल में से पहले का जो घटना है यहीं से शुरू होता है, यहीं से कांग्रेस का विवाद शुरू होता है। कांग्रेस का विभाजन भी आप पढ़ते हो यही होता है स्टार्टिंग में, तो यहीं से ये विवाद शुरू होता है। इसके बाद राष्ट्रपति बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, और ये इनका कार्यकाल जो होता है ये होता है 74 से लेके 77 तक, तो 74 से लेके 77 तक, और ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इनके टर्म में सबसे खास बात रही वो रहा आपातकाल,
क्योंकि इन्होंने जो इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 को, उसमें हस्ताक्षर इन्होंने नहीं किए थे। और इनका निधन हो जाता है कार्यकाल के दौरान 77 में। तो ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया। यानी कि अब दोनों मुस्लिम जो राष्ट्रपति रहे शुरू के, उन्होंने अपना टर्म पूरा नहीं किया। पहले 2 साल में, दूसरे 3 साल में उनका निधन हो गया। ठीक है, अब आते हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो कि पहले निर्विरोध राष्ट्रपति बने। भारत में अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं सबका चुनाव हुआ है। हमको लगता है कि पहले और आखिरी राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध बने। जनता पार्टी की जब सरकार बनती है, कांग्रेस हार जाती है 77 के चुनाव में, तो निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव के रूप में निर्वाचित कर लिया जाता है नीलम संजीव रेड्डी, जिनके चलते विवाद हुआ था 1969 में। तो नीलम संजीव रेड्डी भी एक बार भारत के राष्ट्रपति बने और वो भी पूर्णतः निर्विरोध, कोई विरोध उनका नहीं था। उनके कार्यकाल की बात की जाए तो वो कोई कार्यकाल खास रहा नहीं है। तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे भारत में, ठीक है, और वो जनता पार्टी कार्यकाल में राष्ट्रपति बने। तो नीलम संजीव रेड्डी 6ठे राष्ट्रपति हो गए भारत के। ठीक है, आप नोट करते जाना। 7वें राष्ट्रपति की बात की जाए तो ज्ञानी जैल सिंह बनते हैं 7वें राष्ट्रपति, जो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति। और पहले सिख राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही कुछ सिखों संबंधित घटनाएं घटी, जैसे आप ऑपरेशन ब्लू स्टार को देख लो, 1983, आप इंदिरा गांधी की हत्या देखो, सिख दंगा देखो, ये सभी घटनाएं ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल में हुई। और वो भारत के उस समय सिख राष्ट्रपति थे और ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति। ठीक है, इनके बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या आ जाती है तो राजीव गांधी से इनकी नहीं बनती है और अनबन की खबरें अक्सर आती रहती हैं। मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में हमेशा टकराव की बातें आते रहती हैं। और इसमें कुछ काफ़ी इंसिडेंट भी हो गए ना, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, ब्लू स्टार हुआ, स्वर्ण मंदिर वाला जो घटना हुआ था, फिर सिख दंगा हुआ। इसके चलते राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह में बाद में नहीं बनता है, ऐसे रिपोर्टें आती रहती हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? अब आप सोचोगे कि भाई सिख में हम तो दूसरे अधिकार के वहाँ सिख राष्ट्रपति है। ठीक है, इंदिरा गांधी कहते हैं कि उसमें भी सिख राष्ट्रपति थे। या फिर पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। यहाँ पे सिंह है तो ये मतलब राजपूत या क्षत्रिय नहीं है, ये सरदार जी हैं, सिख। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति बनते हैं आर वेंकट रमन, जिनका कार्यकाल होता है 87 से लेके 92 तक। और आर वेंकट रमन स्पेशली इन्हीं के टाइम में जब आप 87 से 92 है तो भारत में उदारीकरण कब आया? 91 में आया। उदारीकरण हो जाए, खुली अर्थव्यवस्था हो जाए, या फिर वैश्वीकरण हो जाए, निजीकरण हो जाए, सब इन्हीं के टर्म में होता है। ये खुद एक वकील थे और एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने अपने टर्म में 3 प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया। उसे मैं सरकारें मतलब बहुत जैसे तो उन्होंने 3 प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया। और उसमें देखिए कि आपको एक का नाम था राजीव गांधी, चंद्रशेखर जी और नरसिम्हा राव। ये 3 प्रधानमंत्रियों को इन्होंने शपथ दिलाया। इसने आर वेंकट रमन ने। और इसके बाद 9वें राष्ट्रपति की बात की जाए तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति बनते हैं। इनका कार्यकाल होता है 92 से 97 तक। मतलब एक चीज देखना कि 5 साल के बाद रिपीटेड नहीं ही हुआ है कोई। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को छोड़ दो, अभी तक रिपीटेड राष्ट्रपति नहीं आया। कोई नहीं। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 92 से 97 ये क्या थे? तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनको माना जाता था कि ये संवैधानिक नियमों से चलते हैं। हाँ, ये संवैधानिक परंपराओं को मानने वाले थे, संवैधानिक चीज़ों से हटके कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और कारण भी था, स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको दर्द था, आज़ादी कैसे मिली है इनको पता था, तो ये मानते थे। और इन्होंने इनके टर्म में ही अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे 13 दिनों के लिए, तो इन्होंने ही इनको शपथ दिलाई। तो कभी कभी बड़े एग्जाम में आपको देता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने पहली बार और 57 के 13 दिनों में चले गए, तो उनको किस राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई थी? तो यहाँ पे शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद के आर नारायण राष्ट्रपति बनते हैं, जो 1997 से 2002 तक रहते हैं, यानी कि ये भी 5 साल ही रहते हैं। और ये पहले दलित राष्ट्रपति है ना। मुस्लिम कौन थे? जाकिर हुसैन। सिख कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। और दलित कौन है? तो के आर नारायण। तो पहले दलित राष्ट्रपति हैं और इनको वर्किंग प्रेसिडेंट के नाम से जाना गया कि हमेशा काम में व्यस्त रहने वाले राष्ट्रपति में से थे। ये इधर उधर की बातें से दूर रहते थे। और इनके टर्म में ही कारगिल युद्ध हुआ 1999 का और गुजरात दंगा 2002 का। इनके कार्यकाल में ही ये 2 घटनाएं
घटी थी। तो कारगिल युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो के.आर. नारायण थे। और गुजरात दंगा जो हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो के.आर. नारायण। उसके बाद 11वें राष्ट्रपति बनते हैं जो डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जो युवाओं के आइकॉन हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, और उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और 1998 में जो पोखरण परीक्षण हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं की मानी जाती है। और वो उनको कहा जाता है, भारत में जनता का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? डॉक्टर ए.पी.जे. हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे तो घुमा कैसे पूछ देगा जिलेबी की तरह कि भारत में जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। बाकी राष्ट्रपतियों को आप देखिएगा ना कि बहुत ही ग्रेविटी मेंटेन करते हैं, बहुत कम इधर उधर आते जाते हैं, लेकिन ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नेहरू जी की तरह हमेशा बच्चों के बीच में रहना पसंद करते थे, पब्लिक के बीच में रहना पसंद करते थे। और इनका बैकग्राउंड देखोगे तो बहुत गरीब परिवार से आते थे, एक मछुआरा परिवार से आते थे, लेकिन भारत में इनका जो योगदान है वो अमूल्य है, उसको भूला नहीं जा सकता है। और अक्सर आप इनको देखोगे कि बच्चों के साथ ही पाए जाते थे, पब्लिक के साथ ही पाए जाते थे, इसलिए कहा जाता है कि ये जनता के राष्ट्रपति थे। जनता के हित के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि जनता को तो पब्लिक चुनती नहीं है, उनको तो सांसद और विधायक लोग चुनते हैं ना, लेकिन ये पब्लिक से जुड़े हुए थे, हमेशा जमीन पे रहे। ये मतलब ये नहीं था प्रेसिडेंट से तो एकदम जो प्रेसिडेंट का जो होता है लाभ साहब वाला वो अधिकार था, लेकिन ये पब्लिक से घुल मिलकर है, इनको जनता का राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कभी कभी क्वेश्चन एसएससी में या बीपीएससी जैसे एग्जाम में कि जनता का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। उसके बाद आते हैं पहली राष्ट्रपति महिला के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से लेकर 2012 तक रहती हैं, और इन्होंने महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान दिया, और ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी भारत में। इससे पहले राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थी, तो इनको एक्सपीरियंस था और इन्होंने महिला सशक्तिकरण पे काफ़ी जोर दिया। तो 7 से 12। उसके बाद प्रणब मुखर्जी आते हैं, 12 से लेके 17 तक रहते हैं। तो यहाँ देखिए आप अब्दुल कलाम के टाइम में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के टाइम में मनमोहन सिंह रहे, और प्रणब मुखर्जी के स्टार्टिंग पीरियड में मनमोहन सिंह रहे, बाद में मोदी जी यहीं से एंट्री हो जाती है। तो प्रणब मुखर्जी फांसी देने के लिए विख्यात रहे, इनके पास जो भी गया सबको इन्होंने फांसी बता सकती है, और फांसी इनके टाइम में इनके टाइम में बहुत फांसी हुआ है। और ये इनको काफ़ी लंबा अनुभव था मिनिस्ट्री का। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो या तो ये विदेश मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, भारतीय वित्त मंत्री रहे, तो कांग्रेस की सरकार में काफ़ी पदों को उन्होंने निर्वहन भी किया। और इनके टाइम में ही जो है जीएसटी 2017 का जो जीएसटी आया था, जिसको पब्लिक गब्बर टैक्स बोलती है, अरे भारत सरकार ने उसे कम किया, तो वो भी इन्हीं के टाइम में आया था। और 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया। तो प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। अगर बात की जाए 14 की, तो 14वें राष्ट्रपति के रूप में थे रामनाथ कोविंद, और ये दूसरे दलित थे, यानी कि दलित राष्ट्रपति कितने हुए? दलित दूसरे, दलित 2, मुस्लिम 3, सिख 1, अल्पसंख्यक 4, महिला 2। नहीं पता अल्पसंख्यक नहीं समझ में आया। जो अल्पसंख्यक में एक सिख होगा, और ये अच्छा अल्पसंख्यक मतलब क्या सर इसमें? जिनकी संख्या भारत में कम है। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है। रामनाथ कोविंद जो है 2017 से लेकर 2022 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, और ये दूसरे दलित थे, और ये पेशे से वकील थे, बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, और इनके टर्म में 370 अनुच्छेद को हटाया गया, और इनके टाइम में पूरे इंडिया में कोविड फैला। और वर्तमान में झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, जो 15वें राष्ट्रपति हैं, और ये आदिवासी राष्ट्रपति हैं, भारत के पहले आदिवासी राष्ट्रपति कह सकते हो इनको। और ये भारत में जो 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी की थी, और ये आदिवासियों के विकास के लिए बहुत ही प्रयासरत हैं, और इनके आइकॉन के तौर पे भी। ठीक है, तो कुल राष्ट्रपति कितने? 15। 3 मुस्लिम, 2 दलित, 2 महिला, 1 महिला आदिवासी, और सबसे अधिक राजेंद्र प्रसाद, सबसे कम जाकिर हुसैन। तो मिलते हैं अगले क्लास में। क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, 10 क्वेश्चन आप लोग लिख लो, आप जिसके जवाब हमको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए किस व्यक्ति ने भारत के राष्ट्रपति पद को संभाला? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए किस व्यक्ति ने भारत के राष्ट्रपति पद को संभाला? क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्हें भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त। भारत के राष्ट्रपति को सदन भंग करने या अधिवेशन बुलाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 4, क्या राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित धन विधेयक को भी वापस कर सकते हैं? क्या राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित धन विधेयक को भी वापस कर सकते हैं? हाँ या ना में जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग प्रेसिडेंट के नाम से किन्हें जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग प्रेसिडेंट के नाम से किन्हें जाना जाता है? और क्वेश्चन नंबर 6, जनता का राष्ट्रपति किसे कहा गया? क्वेश्चन नंबर 6, जनता का राष्ट्रपति किसे कहा गया? क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के आखिरी सिख राष्ट्रपति का नाम बताएं। भारत के आखिरी सिख राष्ट्रपति का नाम बताएं 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 2025 7 हो गया। 8 Okay. बोलिए। क्वेश्चन नंबर 8, किस राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्विरोध हुआ था? किस राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्विरोध हुआ था? अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। कौन सा राष्ट्रपति स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए थे? कौन से राष्ट्रपति स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़कर निर्वाचित हुए थे? और अगला प्रश्न है, उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे तो उनको शपथ किस राष्ट्रपति ने दिलाई थी? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री 13 दिनों के लिए बने थे तो उन्हें किस राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई थी? 10 प्रश्न हो गए हैं। चलिए आप लोग जवाब दे जाएगा इसी उम्मीद के साथ। तब मिलते हैं उपराष्ट्रपति के साथ। बाय बाय।